ओके गाइज, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. ऑलराइट, तो ये जो पार्ट है बेटा इस चैप्टर का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो कि यूज कर सकते हैं हम फॉर सॉल्विंग अ डिटर्मिनेंट. ठीक है, अगर आप इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं तो डिटर्मिनेंट देखना बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाता है. ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां पर क्या है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट. क्या बोला गया कि लेट सपोज अगर बेटा मुझे कोई डी डिटर्मिनेंट इस टाइप से गिवन है, ऑलराइट, तो ये आपको दिख रहा है इट इज अ 3x3 डिटर्मिनेंट. तो अगर इस डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर मैं क्या करता हूं, एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं. जैसे मैंने बोला कि सर लेट सपोज एक कांस्टेंट के है जिससे मैंने कॉलम 2 को अगर मल्टीप्लाई किया, कॉलम 2 के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, तो अगर ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू डी थी तो के मल्टीप्लाई करने के बाद इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू गाइस के टाइम्स ऑफ डी हो जाएगी. ठीक है, यही सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को एक कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट. देखो मैट्रिक्स में क्या होता था, मैट्रिक्स में अगर आप किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते थे तो वो हर रो और कॉलम से मल्टीप्लाई होता था. राइट, एवरी रो या एवरी कॉलम से मल्टीप्लाई होता था, एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था. यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई करो. जैसे कि अगर मैं आपसे यहां पर पूछता हूं कि अगर ये डिटर्मिनेंट डी है तो यार 2D डिटर्मिनेंट को आप कैसे लिखोगे बताओ. हाँ, अगर मैं यहां पर सिंपली इस डी को के को हटा देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. अगर ये एक डिटर्मिनेंट है डी, राइट, तो मुझे बताइए एक डिटर्मिनेंट अगर मैं आपसे 2D की वैल्यू पूछता हूं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ डी. तो हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो बेटा मैट्रिक्स के केस में क्या होता था कि हम हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में क्या होगा, ये जो कांस्टेंट है ये आप किसी भी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, हर रो हर कॉलम से नहीं, ओनली अ सिंगल रो और अ सिंगल कॉलम. अब आप बोलोगे सर अच्छा तो क्या कोई सी भी रो कोई सा भी कॉलम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. मेरा मन है कि सर मैं पहली रो से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ठीक है पहली रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं. बाकी की रोज गाइज एज इट इज रहने वाली हैं लाइक दिस. आपका मन है कि सर सेकंड कॉलम से करना है तो सेकंड कॉलम से 2 मल्टीप्लाई कर दो, बाकी सारे कॉलम्स एज इट इज रहेंगे. ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को ऐसे समझो कि अगर किसी कांस्टेंट से एक डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है. और या फिर इसको ऐसे समझो कि अगर मैं किसी रो या किसी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई. जैसे अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी जाएगी तो वो हो जाएगी k टाइम्स ऑफ d. ऑलराइट, दिस इज गाइज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी. ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा. जैसे यहां लिखा है कॉलम 2 में हमने k से मल्टीप्लाई किया तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू k टाइम्स योर ओरिजिनल डिटर्मिनेंट d हो जाएगी. ये हमारा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट d था, तो दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ d. ऑलराइट, और अगर मैं बोलता हूं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट को k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो किसी भी रो या कॉलम में सारे एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई कर दो. वो फर्स्ट रो भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, कोई सा भी रो या फिर कोई सा भी कॉलम हो सकता है. क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गाइस, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ठीक है, चलो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं. तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, डिटर्मिनेंट इज जीरो, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा इफ एनी रो और कॉलम इज जीरो. इसका मतलब अगर एक डिटर्मिनेंट में कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो गए, अगर सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी. क्यों होगा सर ऐसा? तो यार लेट सपोज कि मेरे पास बेटा मैंने बोला ऐसा कोई डिटर्मिनेंट है जिसका आपको दिख रहा है क्या जीरो है, यहां पर फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो है, तो मैं डायरेक्टली बिना सॉल्व करे बोल सकता हूं कि सर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी. क्यों? आप इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर दो. तो यार आप क्या बोलोगे, हमें पता है वी कैन एक्सपैंड डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो और एनी कॉलम. तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग कर रहा हूं तो यह आएगा 0 इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर प्लस दिस एलिमेंट 0 इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर
प्लस दिस 0 इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो क्या आपको दिख रहा है इवेंचुअली इसका वैल्यू बेटा 0 आ जाएगा, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर किसी डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी कितना होगा, इट विल बी आल्सो इक्वल्स टू 0। जैसे यहां सेकंड रो के सारे एलिमेंट 0 हैं, सो गाइस दिस डिटर्मिनेंट विल आल्सो गिव यू द वैल्यू 0। okay, so very basic, this is the second property. Then guys we have the third property which says determinant is 0, that means its value will be 0 if two rows or columns have equal or proportional value। ठीक है, अगर किसी डिटर्मिनेंट में बेटा दो रो या दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, कैसे, जैसे कि अगर मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूं कि लेट सपोज ये एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा है द कॉलम C1 एंड C2, राइट, द कॉलम C1, ये कॉलम C1 हो गया आपका और ये कॉलम C2 हो गया। तो कॉलम C1 एंड C2 आर इक्वल, कैन यू सी दे आर आइडेंटिकल। तो हम क्या बोल देंगे, क्योंकि C1 इक्वल टू C2 है तो डिटर्मिनेंट D का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा गाइस। ठीक है, क्यों 0 होगा गाइस, वो अभी हम लोग एक प्रॉपर्टी से समझ लेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो, अगर आपको लग रहा है तो आप एक्सपैंड करके देख लो, इसका आंसर 0 आएगा। आप इसे एक्सपैंड करके देख सकते हो, फटाफट कॉपी में करके देखो, वीडियो पॉज करके, क्या 0 आ रहा है, 110% आएगा। ठीक है, तो किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी अगर दो रो या दो कॉलम के सारे एलिमेंट्स इक्वल या फिर प्रोपोर्शनल है। सर प्रोपोर्शनल का क्या मीनिंग हुआ, प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये हुआ कि अगर बेटा कोई डिटर्मिनेंट लेट सपोज ऐसा है, इसकी वैल्यू हो गई 1 2 3, अगर मैं यहां पर सेकंड कॉलम में ऐसे एलिमेंट्स लगा दूं और यहां पर कुछ भी है बेटा, तो क्या आपको दिख रहा है कि ये 1 2 3 फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं। अच्छा, सेकंड कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है, इट यू नो इफ वी मल्टीप्लाई 2 इन द फर्स्ट एलिमेंट, राइट, 2 इन द फर्स्ट कॉलम, तो क्या आपको सेकंड कॉलम मिल जाएगा, है ना। देखो ऐसे सेकंड कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उसे मैं 2 into 1 2 into 2 या 2 into 3 लिख सकता हूं। तो क्या आपको दिख रहा है ये वैल्यू प्रोपोर्शनल है। सिंपली हमने क्या किया है, कॉलम 1 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई किया है टू गेट कॉलम 2, और हमें पता है गाइस आई कैन टेक कांस्टेंट आउट ऑफ द डिटर्मिनेंट फ्रॉम एनी रो और एनी कॉलम। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही थी ना कि किसी भी रो या कॉलम में अगर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, बेसिकली हम रिवर्स कर रहे हैं, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते थे तो वो किसी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई होता था, तो यार उसका रिवर्स बाहर भी तो निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट के, राइट। तो इस डिटर्मिनेंट को गाइस क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 को बाहर निकाल लिया तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 2 3 1 2 3 एंड थर्ड रो विल बी एज इट इज 3 5 6। तो गाइस क्या अगेन यहां पर दो कॉलम सेम हो गए और दो कॉलम अगर सेम है तो वैल्यू 0 होगा, तो 2 into 0 भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर दो कॉलम या दो रो सेम तो वैल्यू 0, या फिर अगर वो प्रोपोर्शनल भी होते हैं, ठीक है, तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या था, कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई किया डिटर्मिनेंट को तो किसी भी रो या कॉलम में वो मल्टीप्लाई होता है। सेकंड इज if all the elements of any row or any column are 0, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। और ये थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो गए तो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। क्लियर है, चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ओके, so this question says evaluate the value of this particular thing। इस डिटर्मिनेंट का जरा वैल्यू निकालिए, है ना, इतना बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। तो अब सोच रहे हैं हम कि कैसे निकालें, हाँ क्या मल्टीप्लाई कर लें, हाँ सर ठीक है, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर लेते हैं। पर देखो यार यहाँ बहुत बड़े बड़े नंबर है, मतलब 102 18 36, तो एक्सपैंड करोगे तो बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स आएंगी, 36 into 17 3, तो बहुत कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो क्या हुआ सर, ठीक है हम लोग अभी तो कैलकुलेटर यूज कर लेंगे, लेकिन जेईई में कैलकुलेटर अलाउ है नहीं, तो क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहीं पर तो गाइज हमारी प्रॉपर्टी यूज होती है टू सिंप्लीफाई आवर क्वेश्चन। कैसे सिंप्लीफाई करें, तो अगर आप ध्यान से देखो यहां पर कॉलम 1 के एलिमेंट्स को और बेटा कॉलम 3 के एलिमेंट्स को, तो क्या जो कॉलम 1 के एलिमेंट्स हैं, दिस 102, कैन आई राइट इट एज 17 into 6? Can I write this 18 as 3 into 6?
और ये जो 36 है इसे क्या बेटा मैं 6 into 6 लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से, यू नो द सेकेंड रो विल बी एज इट इज एंड द थर्ड रो विल बी ऑल्सो एज इट इज। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कुछ इस तरह से यहां पर आ गया है ना। मैंने क्या लिख लिया, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को 17 into 6, 3 into 6 and 6 into 6. Now if this is a constant k multiplied with all the elements of a row, can I take it outside? Yes, using the first property sir, you can take it outside. So the determinant will become something like this: 17, 3, 6, 1, 3, 36, and you know here also it will be 17, 3, 6. Now guys, if you look at this determinant value, क्या आपको दिख रहा है, इन दिस डिटर्मिनेंट टू रोज, दैट इज योर रो 1 R1 and row 3 R3 are exactly same. And guys, we know in a determinant if two rows have same element, the value of the determinant will be what? It will be 0. तो अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है बेटा, तो 6 into 0 पे कितना हो जाएगा? 0. That's why I will say sir, the answer of this determinant will be 0. सो कैन यू सी, यहां कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा। अगर हमने इसे इस फॉर्म में कर लिया तो 2 स्टेप में हमारे पास डिटरमिनेंट का आंसर आ जाएगा 0। और अगर आपने इसे एक्सपांड किया तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। 0 तो तब भी आना है ना, 0 तो तब भी आना है, बट गाइज वी नो इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यू नो स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू कैन सेव टाइम इन सम ऑफ द क्वेश्चन, वो टाइम आप दूसरे अच्छे क्वेश्चंस में लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से गाइज यहां पर हमने दो प्रॉपर्टीज का यूज करके आंसर कैलकुलेट कर लिया 0। ठीक है, सॉल्यूशन देख लिया हमने बहुत अच्छे से। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी गाइज, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय अ माइनस साइन। Okay, the value of the determinant changes by a minus sign if we exchange two rows or two columns. ठीक है, अगर हम दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज या एक्सचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में सिर्फ एक माइनस साइन का डिफरेंस आता है। क्या मीनिंग है इस बात का? तो अगर बेटा एक डिटरमिनेंट डी आपको गिवन है कुछ इस तरह से, लेट सपोज बेटा दिस इज योर डिटरमिनेंट डी। ठीक है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू डी है। तो अगर अब इस डिटरमिनेंट में मैं लेट्स सपोज इन दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर देता हूं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को मैंने क्या किया, एज इट इज रखा और इन दोनों कॉलम्स को जस्ट इंटरचेंज कर दिया। तो अब इस डिटरमिनेंट की अगर आपसे वैल्यू पूछी जाए तो आपको फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर आपको पता है दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू डी, सो हियर यू कैन से सर ओनली वी आर इंटरचेंजिंग टू कॉलम्स, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू गाइज माइनस टाइम्स ऑफ डी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस टाइम्स ऑफ डी। तो हमने क्या किया था, हमने दो कॉलम्स को इंटरचेंज किया था, राइट। तो अगर दो कॉलम्स को गाइज आप इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू में सिर्फ एक माइनस साइन का डिफरेंस आता है, दैट इज दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपको कभी भी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप बस ये देखो कि हाँ इस डिटरमिनेंट का वैल्यू पता था डी, तो यहां बस दो कॉलम को इंटरचेंज किया है तो वैल्यू हो जाएगा माइनस डी। सेम थिंग कैन बी डन फॉर रोज एज वेल। अगर मैं इन दोनों रोज को इंटरचेंज करता तो क्या हो जाता बेटा, फिर से एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो अगर इसका आंसर डी है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू माइनस डी होती है। अच्छा सर अगर मैंने दो बार इंटरचेंज कर दिया, तो यार अगर आपने दो बार इंटरचेंज कर दिया, अब लेट सपोज इसके बाद एक बार और इंटरचेंज किया है तो फिर से एक माइनस साइन आएगा, तो माइनस ऑफ माइनस डी फिर से डी बन जाएगा। तो अगर आपने दो बार किया है तो ऑब्वियसली माइनस माइनस मिलकर फिर से डी सेम वैल्यू आ जाएगी आपके पास, है ना। तो अगर आप एक बार ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो एक माइनस, दो बार कर रहे हैं तो दो माइनस, तीन बार कर रहे हैं तो तीन माइनस, हर बार इंटरचेंज पे एक माइनस साइन आ जाता है। क्लियर है? तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक है, तो अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जैसे अगर डी है कुछ भी, तो हमने अगर इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज किया तो इसकी वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ दिस डिटरमिनेंट हो जाएगी। ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ दिस डिटरमिनेंट हो जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज गाइस डिटरमिनेंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो हमें पता है यार कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, राइट। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स है आपके पास, लेट सपोज मैं
3 क्रॉस 3 ही लेता हूं, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आपको इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप बोल सकते हो कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू सिंपली a1 इंटू a2 इंटू a3 होगा। ओके, क्या होगा वो बेटा, a1 इंटू a2 इंटू a3, एंड दैट इज ट्रू फॉर एनी ऑर्डर डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे ये 3 ऑर्डर का था, अगर आप 4 ऑर्डर का लेंगे तो 4 एलिमेंट मल्टीप्लाई, 5 ऑर्डर का है तो 5 एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन। बट इन जेईई जनरली गाइज वी गेट आइदर अ 3 और 2, 4 क्रॉस 4 भी हमें कभी नहीं आता है ना, हमारा ऑर्डर 2 या 3 तक ही लिमिटेड होता है। तो बस आपको याद रखना है कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं गाइस एक यहां पर। तो क्वेश्चन में क्या गया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो गाइस क्या क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये एक 5 क्रॉस 5 डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है, यहां पर ये डिटर्मिनेंट पूछना चाह रहा है आपसे, तो बस एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू -4। तो बेटा ये हुआ 8 और ये हो गया -20, तो 8 इंटू -20 ये आ जाएगा माइनस ऑफ 160। ऑलराइट, द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विल बी माइनस ऑफ 160। ठीक है, that will be beta guys your value of the determinant। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गाइस, द डिटर्मिनेंट ऑफ एन अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द मेन डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, तो यार अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते थे, तो अगर डायगोनल से ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो बेटा, तो इसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते थे। और अगर डायगोनल से नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 हो तो इसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते थे। दिस एक्स कैन बी एनी एलिमेंट। ठीक है, तो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता था, डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता था आपका। तो यहां पर क्या बोला गया है कि अगर ऐसे कोई मैट्रिक्स हमें हो और इनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करना है, if you have to find their determinant value, so what you can do, it is just equal to product of the main diagonal entries। तो आपको दिख रहा है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगी। ठीक है, सिंपली क्या करना है आपको, डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो, वही वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। क्लियर? सो दैट इज अ वेरी बेसिक प्रॉपर्टी अगेन। सो हियर इफ यू सी गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हियर यू कैन क्लियरली सी कि देखो यार डायगोनल के, ये डायगोनल है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो ये कैसा एलिमेंट मैट्रिक्स हो गया, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप फिर से क्या करेंगे, ओनली दीज डायगोनल एलिमेंट्स यू विल मल्टीप्लाई। और क्या आपको दिख रहा है कि यहां पर एक एलिमेंट 0 है, तो अगर एक एलिमेंट 0 है तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0। तो आप बोलेंगे सर द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू 0। Okay, you don't need to calculate it, you can directly say so the value of this determinant will be equal to 0। ठीक है, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर में हमने अभी देखा डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू होती है प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, और एक डायगोनल एलिमेंट सर 0 है, तो 0 है तो यार फिर आंसर डिटर्मिनेंट का 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। नाउ गाइस द नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये हमने मैट्रिक्स में भी आपको बताया था कि अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यार स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता था, इन अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच A ट्रांसपोज becomes equal to माइनस ऑफ A। ठीक है, अगर ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ऑफ A के इक्वल है तो वो हमारा कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर हमारे पास ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑड ऑर्डर मतलब 1 3 5, ठीक है, ऐसे ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बिना कैलकुलेट किए आप उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या बोल सकते हो, 0 के इक्वल बोल सकते हो। ठीक है, देखो मैट्रिक्स कैसा दिखता है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हमें पता है गाइस कि डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर मिरर इमेज विद अ नेगेटिव साइन। तो ये जो आपको मैट्रिक्स दिख रहा है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसकी वैल्यू, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बेटा
डिटर्मिनेंट हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, राइट? इफ दिस इज अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सो इन मॉड साइन, यूजिंग मॉड साइन यू कैन राइट इट एज डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आप डायरेक्टली बोलेंगे 0, क्योंकि ये एक ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है? दिस इज अ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो इट्स वैल्यू कैन बी डायरेक्टली रिटर्न, डिटर्मिनेंट वैल्यू कैन बी डायरेक्टली रिटर्न एज 0। क्लियर? सो दीज आर गाइज वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू मैट्रिक्स, ठीक है? कुछ स्पेशल मैट्रिक्स होते हैं जिनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको पता होना चाहिए, है ना? जैसे यहां पर अगर एक क्वेश्चन देखें तो यार आपसे पूछा कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ, तो आपको ये देख के पता होना चाहिए। अभी तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, लेकिन जब आप इसे देखो तो यार कि देखो डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या माइनस ऑफ ईच अदर दिख रहे हैं, राइट? मिरर इमेज विद अ माइनस साइन, मिरर इमेज विद अ माइनस साइन, मिरर इमेज विद अ माइनस साइन। तो आप बोल देंगे सर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू सिंपली 0 होगा। कितना हो जाएगा? 0 होगा, ठीक है? तो बहुत बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टीज है जिन्हें आपको माइंड में रखना है गाइस। ओके, सॉल्यूशन वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं गाइस। नाउ दिस इज गाइस द लास्ट प्रॉपर्टी, और ओके दिस इज these are now we are coming towards the last properties of determinant and these are very 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 important properties। इसे यूज करके हम लोग काफी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो यहां क्या बोला गया है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इज सम ऑफ टू टर्म्स देन डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट इन द फॉलोइंग वे। ऐसे समझ में नहीं आया, एग्जांपल से 2 मिनट में आ जाएगा। तो क्या बोला गया है कि अगर कोई ऐसा एक डिटर्मिनेंट है, इधर मत देखो इधर देखो, ये एक डिटर्मिनेंट है जिसकी फर्स्ट रो में क्या आपको दिख रहा है हर एलिमेंट सम ऑफ टू एलिमेंट्स है, yes or no? each element of a row is sum of two terms। तो क्या आपको दिख रहा है यहां 2 टर्म्स का सम है फर्स्ट रो में। तो हम क्या कर सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट को सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, जहां पर रो 2 और रो 3 दोनों में सेम है, लेकिन रो 1 में सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट्स आएंगे और रो 2 में सिर्फ सेकंड एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है? तो हमने क्या किया, ये किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लिए हो सकता है। जैसे कि अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं, so here can you see this every element of second column is sum of two terms, right? Is expressed as sum of two terms। तो I can break this determinant into sum of two determinants, ठीक है? जिसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों में सेम रहने वाले, ठीक है बेटा? कॉलम 1 और कॉलम 3 सॉरी दोनों में सेम रहने वाले, लेकिन कॉलम 2 में क्या होगा, एक बार फर्स्ट एलिमेंट आप ले लो A2 B2 C2 और एक बार दूसरे एलिमेंट्स ले लो दैट इज X Y एंड Z। okay, so this is an important property, breaking one determinant into two, and that can be done when all the elements of a row or a column are expressed as sum of two terms, ठीक है? So this is an important property। I hope it is clear from both these examples। Now let's see a question on it। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, ठीक है? तो देखो अब क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ऐसा पूछ लिया जाए आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है? अभी तो शायद ये प्रॉपर्टी पढ़ी है तो आपको दिख रहा होगा कि यार इस प्रॉपर्टी को लगा लेते हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता और डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी जाती तो आप एक्सपांड करने लगते। और देखो एक्सपांड से आंसर हमेशा आता है, लेकिन कितनी देर बाद आएगा ये नहीं पता, है ना? या फिर कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाए कि आप कर ही ना पाओ, ऐसा भी होता है, ठीक है? तो हर बार हम लोग सीधे एक्सपांड नहीं करते, हम लोग सोचते हैं कि यार क्या वैल्यू को, डिटर्मिनेंट को प्रॉपर्टी का यूज करके सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो यहां क्लियरली दिख रहा है दैट एवरी एलिमेंट ऑफ रो 2 इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2, ठीक है? तो हम क्या कर लेते हैं, इसे सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट की फॉर्म में बेटा ब्रेक करो। तो पहला रो और थर्ड रो सेम रखते हैं, ठीक है? फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आई विल कीप सेम, and the second column, a second row will become something like this। first you will take the first term and then you will take the second term, ठीक है बेटा? ठीक है,
हमने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट को सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ब्रेक किया। अब यहां देखो यार, ध्यान से देखिए आप, क्या ये दोनों रोज आइडेंटिकल लग रही हैं आपको? एंड गाइस वी नो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टू रोज आर सेम, द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो डायरेक्टली 0 हो गई। अच्छा, अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सर, तो क्या आपको यहां दिख रहा है कि सेकंड रो में से गाइस 2 इज अ कांस्टेंट, आई कैन टेक आउटसाइड, right? 2 is multiplied with every element of row 2, so you can take it outside of determinant, so it will become a b c xyz xyz. Again 2 rows r2 and r3 are exactly same, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0, 2 into 0 भी 0, तो 0 plus 0 कितना आ गया? 0 आ गया। Can you see in 2 steps you are getting the answer as 0? और अगर एक्सपैंड करते तो बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती। ये 2 स्टेप्स भी मैंने ये 2 निकाल, आपको दिख ही रहा होगा कि ये 2 बाहर आएगा तो सेम एलिमेंट सेम रो आ जाएगी, ठीक है? तो प्रॉपर्टी का यूज से गाइस बहुत सिंपली क्या कर सकते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। Now let's see this question. So here also it is given we have to find value of this determinant, ठीक है? तो आपको क्लियरली दिख रहा है यार कि थर्ड कॉलम में एवरी एलिमेंट इज सम ऑफ टू टर्म्स, ठीक है? तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फिर से अपना प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो दिस डिटर्मिनेंट गाइस आई कैन राइट इट एज 1 1 1, सॉरी, सो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम रिमेन एज इट इज, है ना? फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज रहेंगे, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो ये फर्स्ट और सेकंड एज इट इज, यहां पर गाइस क्या हो जाएगा, ये कुछ इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, यू कैन ब्रेक इट इनटू सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, ठीक है? अब गाइस इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करें, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ दीज डिटर्मिनेंट्स? हाँ, क्या हम फिर से एक्सपैंड करें? तो देखो यार, एक्सपैंड करेंगे तो फिर से ये काफी लेंदी होगा, दिख रहा है आपको, है ना? टर्म्स कॉम्प्लिकेटेड से आएंगे। तो गाइस हम लोग क्या करते हैं, अब प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। देखो स्मार्टली, कैसे स्मार्टली यूज करें? तो अगर बेटा मैं यहां पर फर्स्ट रो में एक कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई करूं, सेकंड रो में एक कांस्टेंट b से मल्टीप्लाई करूं, और थर्ड रो में एक कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है? तो ओवरऑल मैंने क्या किया, a b c से मल्टीप्लाई किया, तो उससे डिवाइड भी करना होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं ना, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग विद अ पर्टिकुलर कांस्टेंट यू हैव टू डिवाइड आल्सो टू कीप द एक्सप्रेशन सेम। तो हमने a b और c से इस तरह से मल्टीप्लाई किया है, तो ऑब्वियसली गाइस a b c से डिवाइड भी करना होगा। तो यहां पर मैं a b c से डिवाइड करता हूं, और a से मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो क्या बेटा आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, सॉरी 1a स्क्वायर एंड माइनस abc हो जाएगा ये, राइट? 1a स्क्वायर माइनस abc, ये हो जाएगा बेटा b स्क्वायर, क्या यहां पे बेटा माइनस abc आ जाएगा, देखिए, और ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस abc। यस और नो? ठीक है, तो हमने क्या किया, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और यहां एबीसी से डिवाइड किया। सर ऐसा क्यों किया, और आपको कैसे पता कि ऐसा करना होगा? तो देखो ऐसा करने से क्या हुआ, क्या आपको दिख रहा है, अब थर्ड कॉलम में हर एलिमेंट माइनस एबीसी हो गया है, राइट? एवरी एलिमेंट इज माइनस एबीसी, सो आई कैन टेक नाउ दिस माइनस एबीसी कॉमन। मैं क्या कर सकता हूं, अब इस एलिमेंट को, एक हमें पता है ना, कांस्टेंट को किसी एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसका रिवर्स कॉमन भी ले सकते हैं। तो अब थर्ड कॉलम से माइनस एबीसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो बेटा ये डिटर्मिनेंट फर्स्ट वाला एज इट इज है, इस डिटर्मिनेंट में माइनस एबीसी कॉमन निकाला तो ये आ जाएगा माइनस एबीसी अपॉन एबीसी आ जाएगा बाहर, क्योंकि ये एबीसी तो ऑलरेडी था ही। अब ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, देखिए ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1। क्या ये जो डिटर्मिनेंट बचा है, देखो अब एबीसी से एबीसी कैंसिल, तो ओनली -1 रहने वाला है यहां पर। और ये जो डिटर्मिनेंट है, क्या वो कुछ कुछ इस टाइप का दिख रहा है, क्या वो कुछ कुछ आपके फर्स्ट डिटर्मिनेंट टाइप का है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। सर यहां पे 1 1 1 फर्स्ट रो में है, यहां 1 1 1 सॉरी फर्स्ट कॉलम में है, यहां 1 1 1 लास्ट कॉलम में। ठीक है यार, तो इंटरचेंज कर देते हैं, तो फर्स्ट रो में ले आते हैं, तो ये एबीसी थर्ड कॉलम में चला जाएगा। सॉरी, इसको अगर मैं फर्स्ट कॉलम में लाया तो ये थर्ड कॉलम में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर एबीसी सर सेकंड कॉलम में, तो आप क्या करोगे,
इन दोनों को गाइस जब इंटरचेंज करोगे तो एबीसी थर्ड में जाएगा और फिर थर्ड और सेकंड को भी इंटरचेंज कर दो तो अब एबीसी यहां आ जाएगा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहां चला जाएगा। तो गाइस हमने क्या किया, क्या दो बार हमने कॉलम्स को इंटरचेंज किया, एक बार C1 को C3 से और एक बार C2 C3 को। तो गाइस एक बार अगर आप इंटरचेंज करते थे तो एक माइनस साइन आता था, दो बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब यहां पर कोई साइन चेंज नहीं रहेगा, ये एक माइनस साइन था वो एज इट इज रहने वाला है। अब ये डिटर्मिनेंट एज इट इज है, माइनस टाइम्स सेकंड डिटर्मिनेंट माइनस टाइम्स ऑफ दिस आ गया, तो क्या ये दोनों कैंसिल होके वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा? तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब आपको एग्जैक्टली समझ में आ रहा होगा कि कैसे प्रॉपर्टीज का यूज करके डिटर्मिनेंट सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच होता है कि हमने ए बी और सी से मल्टीप्लाई किया है और बाद में एबीसी को ही कॉमन निकाला, लेकिन हमने मल्टीप्लाई रो में एक एक एलिमेंट करके किया था। और वो पता कैसे चला, यहां पर बीसी है, यहां सीए है, यहां एबी है, तो अगर यहां ए आ जाए, बी आ जाए और सी आ जाए तो ये टर्म सेम हो जाएंगे, जिसे फिर मैं कॉमन निकाल सकता हूं। ओके, तो ये अप्रोचेस गाइस आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बिल्ड करने होते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, जिसको हमने सॉल्व किया यूजिंग दी प्रॉपर्टीज। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ।